बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर। अनदर डे एंड अनदर एक्साइटिंग वीडियो विद माय मेंटोर मियां अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा काम हुआ है पाकिस्तान के ऊपर भी, हमने इसके ऊपर बारहा बात भी की है। बहुत सारे हमारे सीनियर स्पीकर्स भी हैं जो इसके ऊपर बड़ा एडवोकेट करते हैं। क्रिमिनल लॉ के अंदर इसका कोई ज़्यादा खासा मौजूद नहीं था। अभी रिसेंटली व्हेन वी वर वर्किंग ऑन अ केस, तो एक कानून हमारी नज़र के सामने से गुजरा था जो अगेन आपने उसकी बड़ी ज़बरदस्त बाइफिकेशन कर दी। सो आई वांटेड कि ये चीज़ हमारे व्यूअर्स को भी पता चले, ताकि एक नई जो डेवलप हो रही हैं चीज़ें या जो नया प्रैक्टिस हम डेवलप कर सकते हैं अपनी क्रिमिनल फील्ड के अंदर, तो उसके बारे में भी जिक्र किया जाए। सो इस लॉ के बारे में, ये लॉ है क्या, किस तरीके से काम करता है, द प्लेटफॉर्म इज़ ऑल योर्स। अच्छा विशाल, मैं आपको एक ना मज़े की बात बताऊं। व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, तो इंग्लैंड के अंदर तो सबसे कम मार्क्स मेरे ना इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर आए थे। मेरी समझ में नहीं कभी भी आया ये आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट। हाउएवर, जब हम पढ़ रहे थे तो एक चीज़ बहुत परसुएसिवली एडवोकेट की जाती थी इन केसेस बाय द प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटीज़ के the next future of litigation is alternate dispute resolution. और जब आप देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आपको पता चलता है कि दुनिया के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस उठा लें, यूरोपियन जूरिस्प्रूडेंस उठा लें, इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और जितने भी आपके कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, ट्रांजैक्शनल डिस्प्यूट्स हैं, द गो टू मैथड इज़ द alternate dispute resolution to settle those matters. और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इट इज़ स्पीडी, एफिकेशियस एंड इन्फोर्सेबल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब आप लिटिगेशन की बात करें तो हमारे यहाँ बिलखुसूस ये है तो दीवानी प्रैक्टिस का हेड ना ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो हमारे इधर पंजाबी में बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं कि दीवानी केस कर लो, तो दादा करता है और पोता उसका रिजल्ट देखता है। इट टेक्स दैट मच टाइम। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को देखें तो वो वैसे भी ये कहता है जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल। एंड इट इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट अ पर्सन शुड बी पुट इन इनकार्सरेशन ओनली इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो एज यू सेड के वी वर कंडक्टिंग सम रिसर्च अबाउट अ केस, देन आई जस्ट केम अक्रॉस दिस लॉ। और being a criminal law practitioner, I try to find criminality in every law. तो जब मैंने इस लॉ को देखा, दिस लॉ इज कॉल्ड पंजाब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019। तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन क्रिमिनल लॉ, हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन, इट्स अ कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट, इट्स अ सिविल कॉन्सेप्ट, इट्स अ कमर्शियल कॉन्सेप्ट। फौजदारी लॉ के अंदर इसकी कैसे एप्लीकेशन हो सकती है? बट बिफोर आई गो इन टू द निटिग्रिटी ऑफ इट, अगर आप, क्योंकि आई बिलोंग टू अ विलेज, तो आपका जो गांव का बैकग्राउंड है, वहां पे दीवानी मामला हो, फौजदारी मामला हो, वो पर्या पंचायत से जो है ना उसको हल किया जाता है। सो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज अ मॉडर्न वर्ल्ड्स पर्या पंचायत, जहां पे आपका जो मेडिएटर होता है, कंसिलिएटर होता है, आर्बिट्रेटर होता है, वो दोनों पार्टीज की मर्जी से चूज किया जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उनके डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा के इन्फोर्स करवाए जाते हैं। और अगर वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमारे लॉयर्स के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, हमारी रोजी रोटी के ऊपर बहुत बड़ी लात है। बट हमने यानी वीडियोस बनाने का मकसद ही ये है कि हम ऐसे लॉज जिनके बारे में डिस्कशन ना हो, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, हथेली पे सरसों जमाना, दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड बी ब्रिंगिंग ऑन स्पॉट। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पंजाब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट है 2019 का, और इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन होल ऑफ द पंजाब। थोड़ा सा आपको पाकिस्तान यानी पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत काम किया है
when it comes to alternate dispute resolution or legalistic speaking, it's his forte. Yes. It's his niche market. He's the expert in those kind of legislations or laws. और उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सारी इधर कोर्ट्स वगैरह भी बनी जिसके अंदर मैटर्स रेफर किए जाते थे. इस लॉ के कंटोर्स के अंदर अगर आपने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को समझना है तो सेक्शन 2B के अंदर उन्होंने डिफाइन किया गया है what is alternate dispute resolution within the contours of this law. And it says alternate dispute resolution means a process in which parties resort to resolving a dispute other than through adjudication by courts and includes but is not limited to mediation, conciliation and evaluation. It's fine. एक लॉयर की तौर पे देखा जाए तो अभी तक मैं इसी फ्रेम ऑफ माइंड में हूं कि ये लॉ एप्लीकेबल होगा तमाम कमर्शियल सिविल कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर. लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वकील के कान खड़े हुए, मेरे कान खड़े हुए जब मैंने इसके सेक्शन 2 की क्लॉज ई को देखा और इसकी क्लॉज के अंदर उन्होंने बताया कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. आई सेड व्हाट द हेल कि ये लॉ एप्लीकेबल है क्रिमिनल लॉ के ऊपर. हाउ इज इट पॉसिबल? बट दैट्स व्हाट द लॉ सेज. सेक्शन 2 क्लॉज ई कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ऑल्सो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. विद दैट रेफरेंस आई विल डायरेक्टली टेक यू टू द सेक्शन 4 which defines the mechanics, which defines the mechanism how Faujdari matters are going to be resolved through alternate dispute resolution. ओके वो कहता है सेक्शन 4 रेफरेंस इन क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, और इन्होंने 2 किस्म की कैटेगराइजेशन की है और ये ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर ऑलरेडी ये कैटेगराइजेशन मौजूद है. वो क्या है? 345 एक के डिस्प्यूट्स को रेफर करने का एडीआर को मैकेनिज्म फर्क है. 345 2 के मैटर्स ऑफेंसेस को रेफर करने का मैकेनिज्म डिफरेंट है. टाइमलाइन प्रोवाइडेड है, जजमेंट की इन्फोर्समेंट प्रोवाइडेड है इन सेक्शन 4. कैसे? सेक्शन 4 कहता है जी इन केस अराइजिंग आउट ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट, यानी आपको पता होना चाहिए कि दीवानी फौजदारी मुकदमात जो हैं वो 2 किस्म के हो सकते हैं. एक वो जो FIR 154 की कार्रवाई होती है और FIR दर्ज होती है जिसके अंदर तफ्तीशी ऑफिसर जो है 173 की रिपोर्ट जमा करवाता है जिसको पुलिस रिपोर्ट भी कहा जाता है, चलान भी कहा जाता है. दूसरे किस्म के केसेस होते हैं जहां सेक्शन 200 के तहत आप प्राइवेट कंप्लेंट, इस्तगासा उर्दू में कहेंगे और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसे बोलते हैं प्राइवेट प्रोसिक्यूशन. प्राइवेट प्रोसिक्यूशन आप करते हैं तो इस्तगासा फाइल करेंगे. सो 2 किस्म के फौजदारी मुकदमात हैं. एक जो पुलिस रिपोर्ट पे आएंगे, 345 ए की रोशनी में उनका मैकेनिज्म और है. अगर आपका चलान होगा तो 345 ए की रोशनी में एडीआर को भेजने के मामला फर्क है. कैसे? सेक्शन 4 उसका क्लॉज ए सब क्लॉज आई के अंदर कहता है इन केसेस अराइजिंग आउट ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट on the application by the concerned public prosecutor with the consent of the complainant. यानी अगर आपने पुलिस रिपोर्ट की बेसिस पे कोई मामलात एडीआर को भेजने हैं तो जो प्रोसिक्यूटर है वो कंप्लेनेंट की कंसेंट लेगा एट एनी टाइम बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. चार्ज फ्रेम होता है 265D में, उससे पहले आपके पास 265C में कॉपियां तकसीम होती हैं. सो पुलिस रिपोर्ट के अंदर अगर 345 एक का मामला है, प्रोसिक्यूटर कॉन्सेंट लेगा कंप्लेनेंट से और मैटर चार्ज फ्रेम होने से पहले रेफर कर दिया जाएगा एडीआर को. ये पहला सिनेरियो है. अच्छा, 345 एक का ही मामला है लेकिन ऑन इट्स ओन विद इन 7 days of the framing of the charge. सो पहले सिनेरियो के अंदर आपने कॉन्सेंट लेनी थी कंप्लेनेंट की, आपने फर्ज करो नहीं ली तो आपके पास का मतलब है प्रोसिक्यूटर, उसके पास सुओ मोटो पावर्स भी हैं कि वो एडीआर के पास इवन आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये मामला रेफर कर सकता है फॉर एडीआर. ओके,
इसी सिनेरियो के अंदर 345 एक के अंदर ही रहिएगा भी आप, इन केसेस अराइजिंग आउट ऑफ a complaint on its own within 7 days of the summoning of the accused. ठीक है। कि इस्तगासे के अंदर जब मुल्ज़म की समनिंग हो जाएगी तो उसके 7 दिनों के अंदर अंदर ये मामला 345 एक के रेफर किए जा सकते हैं एडीआर को। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द केसेस इन पुलिस रिपोर्ट एंड इन कंप्लेंट केसेस, दे कैन बी रेफर्ड टू the ADR. Okay. Now the second tier is a court may refer a case falling under 345(2). याद रखिएगा 345(2) वो तमाम ऑफेंसेस हैं पीपीसी के। 345 के अंदर पूरा एक कॉलम प्रोवाइडेड है और इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी भी की हुई है, कंपाउंडिंग वाली के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। सो ये वो केसेस हैं जिसके अंदर आपको परमिशन ऑफ द कोर्ट चाहिए होती है फॉर कंपाउंडिंग। सो ये वो ऑफेंसेस हैं जो 345(2) के। इसके अंदर कहते हैं इन अ केस अराइजिंग आउट ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट विद द एग्रीमेंट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंसर्न एट एनी टाइम आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। बिल्कुल ठीक है। सो अगर पुलिस रिपोर्ट होगी, मामला 345(2) की कैटेगरी के ऑफेंसेस का होगा, तो एग्रीमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूटर के साथ ये मामला रेफर कर दिया जाएगा एडीआर को। अच्छा, इसके बाद इन केसेस अराइजिंग आउट ऑफ द कंप्लेंट with the consent of the parties to the case at any time after framing of the charge. So याद रखिएगा कि अगर आपके पास इस्तगासा है 345(2) का मामला है, तो इवन आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब है इवन अ डे बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, the matter can be referred to the ADR for the handling such disputes. अच्छा, इसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बताने वाली है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 के अंदर उन्होंने एक टाइमलाइन भी प्रोवाइड की दोनों सिनेरियोज के अंदर। 345 एक के अंदर क्या होगा, 345(2) के अंदर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एडीआर को दे दिया एंड कोर्ट स्लीप ओवर इट। नो, नॉट एट ऑल। इन एवरी केस वेयर अ रेफरेंस इज मेड टू एडीआर पर्सन under this section, the court shall provide a time period for completion of ADR proceedings not exceeding 60 days. The person who is the ADR, whether he's a mediator, conciliator, or a dispute resolutor, he has to decide the dispute within 60 days. If it is not decided, the matter shall be referred back to the court. But what if it is not decided within 60 days? The section 4 subsection 3 की प्रोवाइजो केटर करती है, और वो क्या कहती है? Provided that the court may, on the application of the parties to the case, extend the said time for the further period of 60 days. So accumulatively अगर देखा जाए 60 दिन का टाइम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, और अगर 60 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं होती तो फिर पार्टीज एप्लीकेशन देंगी उसी अदालत को कि चूंकि हमारी 60 डेज के अंदर हमारी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं, लिहाजा हमें 60 डेज और दिए जाएं फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सेक्शन 4 के सबसेक्शन 4 के अंदर वो कहते हैं द कोर्ट विच मेक्स अ रेफरल टू एडीआर पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 शैल पोस्टपोन द ट्रायल ऑफ द केस till the completion of the time allocated for ADR proceeding under subsection 3 unless there are compelling reason to proceed with the trial. So अमूमन होता क्या है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि ट्रायल स्टे नहीं होता, ट्रायल कैरीज ऑन, प्रोसीड्स ऑन। बट इस सिनेरियो के अंदर सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 के अंदर अदालत को ये एम्पावर कर दिया गया है कि एक्यूमुलेटिवली टोटल 120 दिन का टाइम जो है, 60 और 60 की 2 विंडोज उन्होंने बना दी कि अगर इनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो इनके अंदर होना है। अगर नहीं होता, बाय दैट टाइम यू जस्ट स्टे द प्रोसीडिंग, डोंट प्रोसीड विद until and unless there are compelling reason, and I don't think so there are any compelling reason, because if parties are on the board तो फिर compelling reasons क्या हो सकती हैं। और उसी के अंदर उन्होंने बताया कि अगर कंपेलिंग रीजन है सबसेक्शन 5 के अंदर दे विल प्रोसीड विद दैट। सो अगर इसको देखा जाए हमारे यहाँ, यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माय ओन वेरी लिटिल एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू लिटिगेशन, किसी भी एक कन्वेंशनल फौजदारी ट्रायल के अंदर, और जब मैं फौजदारी ट्रायल की बात कर रहा हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैजिस्ट्रियल ट्रायल, और उसकी क्यों नहीं मैं बात कर रहा,
आई एम टॉकिंग अबाउट सेशंस ट्रायल। Sessions trial. सेशंस ट्रायल की जब आप बात करते हैं तो रफली अराउंड 1 साल से लेके 2-3 साल का टाइम लगता है एक ट्रायल को कंक्लूड Conclude होने होते में। हैं definitely. सो अगर उसके कोरस्पोंडिंगली देखा जाए तो यहाँ पे 120 दिन की 4 विंडो माह के के अंदर दोनों पार्टीज की मर्जी से एक एडजुडिकेटर, एक मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है और वो इनकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर सकता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे पेटी ऑफेंसेस जो बिला वजह साल मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स के अंदर पड़े रहते हैं। यानी मैं आपको अपना ऑनेस्टली अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि अगर आप मैजिस्ट्रियल कोर्ट में जाएं वहां पे सवाए 164 के बयानों के, शनाख्त परेड के, उसके अलावा क्या कहते हैं जी आपको स्पुरदारियां, 145 की कार्रवाई, 751 आर्म्स ऑर्डर, वो सॉरी 13-20-65, इसके अलावा आपको ऑनेस्टली ट्रायल होता हुआ नजर नहीं आता। इट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स लाइक अ वेरी अजीबो गरीब प्लेस व्हेन यू गो टू देयर, और यही प्रोसीडिंग उधर चल रही होती है। सो अगर इन मामलात को एडवोकेट करके इस लॉ को परसुएसिवली सेंसिटाइज करके कोर्ट्स इस बात के ऊपर पार्टीज को भेजें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास, तो आपकी अदालतों से 90% बर्डन शेड ऑफ हो सकता है, शेड ऑफ हो सकता है, सो ऑन सो फोर्थ। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कहा हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एवरीवन नोज कि आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर कानून शहादत का इतलाक नहीं है, सेम गोज फॉर दिस लॉ। हाउएवर द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ टेकिंग एविडेंस हैं, वो एडीआर जो भी होगा वो इसको एडजुडिकेट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट एविडेंस। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, जो समझ यानी हम एडीआर तो कर रहे हैं, द प्रॉब्लम इज who is going to be ADR? Yes. Who is going to be ADR under this law? सेक्शन 7 आपको डिफाइन करता है इसी लॉ का कि ADR कौन होगा। वो कहते हैं द पार्टीज टू द केस में with their mutual consent select ADR person who shall take ADR, कि दोनों पार्टियां अपनी रजामंदी से, और यही एक बैकबोन है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, कि द पर्सन हु इज गोइंग टू बी द एडजुडिकेटर इज अपॉइंटेड बाय द कंसेंसस ऑफ बोथ द पार्टीज, और डेफिनेटली वो उसी को अपॉइंट करते हैं जिन पर दोनों का राजीनामा हो या जिसकी जजमेंट को वो ट्रस्ट करते हो। Where the parties are unable to agree on one or more person for conduct of the ADR proceeding, the court shall provide a list of accredited ADR service providers and ADR centers to the parties for selection. हमारे यहाँ बहुत सारे ADR सेंटर्स बने हुए हैं जो ICCI से रजिस्टर्ड हैं और बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो अदालत उनको वो एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकती है एंड दे कैन ऑलवेज चूज फ्रॉम देयर। बट स्टिल इफ द पार्टी स्टिल डोंट एग्री, तो सबसेक्शन 3 के अंदर कहते हैं द पार्टीज आर अनेबल टू अराइव एट अ कॉमन डिसीजन, द कोर्ट शैल मेक अ रेफरेंस टू एक्रेडिटेड ADR सर्विस प्रोवाइडर or ADR center in a prescribed manner. So meaning thereby both the parties in a criminal litigation pertaining to the cases of 345 subsection 1 of CRPC, 345 subsection 2, और इसके अंदर ही सारा पूरी की पूरी ताजीरात पाकिस्तान है, यानी कत्ल, हर्ट, चोरी, डकैती, डाका, everything goes in there. So उस सूरत हाल के अंदर the matters shall be referred टू ADR डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। बट याद रखिएगा, जब मैं कहता हूं ना पूरी की पूरी PPC, तो 345(1) के अंदर और 345(2) के अंदर तमाम कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं। सो जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनकी अगर आपने अदालत से वर्डिक्ट नहीं लेना, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो लॉ तो यही है कि हर 14 दिन के बाद आपने अदालत में पेश होना किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर। बट इस सिनेरियो के अंदर आपके पास टोटल 120 डेज की विंडो है कि आप अपनी क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, नॉट सिविल, नॉट कमर्शियल, नॉट कॉर्पोरेट, आप अपने क्रिमिनल डिस्प्यूट्स which comes under 345(1), 345(2) can also be resolved by ADR services as provided under this law. Sir, don't you believe कि अगर हम बात सिर्फ 345(1) और 345 subsection 2 की हद तक कर रहे हैं, which are already catering
all those offences which are compoundable by law, whether with the permission of the court or without the permission of the court. तो ये एक्सेसिव स्टेप है एडीआर का, क्योंकि बात तो वही आ गई कि जब अपने 345(1) या 2 में भी कंपाउंडिंग करनी है तो द पार्टीज कैन म्यूचुअली कंपाउंड अमंग ईच अदर. और no, you're confusing two things. ओके, When you're talking about compounding, तो आप राजीनामा कर रहे हैं. और कंपाउंडिंग के ऊपर हम बड़ी जबरदस्त अपनी वीडियो बना चुके हैं कि कंपाउंडिंग के कॉन्सिक्वेंसेस इक्विटल के होंगे. यहां पे आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करानी है और उसके बाद आपने अपना वो जजमेंट रेंडर करनी है, क्योंकि इसी के अंदर उन्होंने बता दिया कि आप जब आप अपना डिसीजन दे देंगे तो वो डिसीजन बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज के ऊपर. तो सर जब हम बात करते हैं 345(1) और 2 की, these are already the compoundable offences जहाँ पे with or without permission of the court you can compound the offences. जब हम ADR की बात करते हैं तो दो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते हैं कि whether it is an excessive step to 345(1) and 345(2) or the supplementary question would be कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ, A और B का डिस्प्यूट है 489F के हवाले से, वो कहता है कि मैं पैसे दे देता हूँ, दोनों पार्टीज का आपस में ADR के अंदर डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाता है. What would be the legal status of the accused person? Acquitted, convicted, और क्या है उसका लीगल? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं. देखो, कन्वेंशनल लॉ के मुताबिक देखें, जब भी कंपाउंडिंग होगी उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर एज ऑफ नाउ, आज के लॉ के मुताबिक, अभी पता नहीं काजी फाइज ईसा साहब क्या करते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ आज के मुताबिक द पर्सन जहां पे कंपाउंडिंग होगी ही विल स्टैंड इक्विटेड, इफेक्ट ऑफ इक्विट. अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज जो मैं डिबेट जनरेट करना चाह रहा हूं, सेक्शन 14 ऐसी लॉ का वो कहता है जजमेंट एंड डिक्री. डिक्री इज विद रेफरेंस टू सिविल लॉ एंड जजमेंट विद रेफरेंस टू द क्रिमिनल लॉ. When the outcome of the ADR is returned to the court and the court finds that matter has been completely or partly resolved in accordance with law, the court shall pronounce judgment. अच्छा, अब अगर ADR कहता है कि मेरी इस मेडिएशन के रिजल्ट के अंदर मैंने जितनी भी प्रोसीडिंग कंडक्ट की है, इसके अंदर जो बी पार्टी है ये गिल्टी है. अच्छा, और ये फर्ज करें गिल्टी की जब आप बात कर रहे हैं तो वो कत्ल का मुकदमा भी हो सकता है. तो जब मामला उसने ये कह दिया कि गिल्टी है, तो उस सिनेरियो में क्या अदालत फाइनल जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ADR अनाउंस कर देगी? एक एस्पेक्ट ये होगा. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर अदालत वो ADR कहते हैं, एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है या ADR पर्सन जो है वो ये कहता है कि मेरे मुताबिक ये झूठा मुकदमा है, ठीक है, लिहाजा पार्टी ए झूठी है, पार्टी बी सच्ची है, तो अदालत इक्विटल का तो ऑर्डर करेगी, क्योंकि ADR ना इक्विटल कर सकता है, ना कन्विक्शन कर सकता है, ना पनिशमेंट दे सकता है. अल्टीमेट एक फाइनल प्रोनाउंसमेंट आपको कोर्ट से चाहिए होगी, चाहे वो इक्विटल के अंदर हो, चाहे वो कन्विक्शन के अंदर हो, चाहे पनिशमेंट के अंदर हो. अब एक सवाल यहां पे जो खड़ा होगा, जो आई एम अनएबल टू फाइंड इट आउट इन दिस लॉ, कि अगर वो ADR कहता है कि ये पर्सन बी इज गिल्टी, तो अदालत ADR की ऑब्जर्वेशन के ऊपर पनिशमेंट पास करेगी या क्या करेगी? बिल्कुल ठीक है. दिस नीड्स टू बी सीन, क्योंकि अगर ये लॉ इसको डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि सेक्शन 14 के अंदर उन्होंने बता दिया मैटर हैज बीन कंप्लीटली और पार्टली रिजॉल्व in accordance with law, the court shall pronounce a judgment. So in view of the observations or the findings given by the ADR, if the court pronounced person B is guilty, so if person B is guilty, तो फिर वो एविडेंस वगैरह जो भी रिकॉर्ड हुई थी वो बाईपास हो जाएगी, क्योंकि लॉ के अंदर दे हैड ऑप्टेड फॉर इट. But what about the point that the accused person has a right to cross-examine the witnesses? No. जब ADR proceeding है, that does not mean कि you will not cross-examine. कानून शहादत का इतलाक नहीं है, लेकिन उसको एक्सप्लिसिटली मना भी नहीं किया गया. सो अगर कोई पार्टी ए अपने गवाहान ला रही है, अपना क्लेम ला रही है, तो मुल्जम उसके ऊपर सवाल वगैरह कर सकता है उनसे. और ये अच्छा, ADR के अंदर भी आपको लॉयर रिप्रेजेंटेशन की इजाजत है कि आप लॉयर्स के थ्रू अपीयर हो सकते हैं. दे कैन प्लीड.
बेसिकली जो मुझे समझ आ रही है कि इट्स द मोस्ट एक्सपेडाइटेड वे ऑफ resolving the dispute, but once the dispute is resolved, you need a declaration of the court, ठीक है. either in the shape of judgment or a decree. Final declaration is always going to be coming out of the court. My little understanding, the purpose of the ADR is to resolve the matter. Yes. Either the matter will be resolved or the matter will not be resolved. Matter will be resolved. Matter will be resolved. अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. इसके अंदर इन्होंने एक और चीज ऐड की. वट एवर द ऑब्जर्वेशन गिवन बाय द एडीआर पर्सन फॉलोड बाय द जजमेंट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इज सपोर्टेड बाय सेक्शन 15 ऑफ द लॉ. सेक्शन 15 says appeal and revision is barred. Okay. So no revision or appeal shall lie from the decree or order of the court under this act. So whatever the observation or the finding are given by the ADR, followed by the declaratory judgment by the court, cannot be assailed in a appellate jurisdiction or revisional jurisdiction. The only option would be the writ jurisdiction. Oh, that's a different domain कि आप इसको कहाँ explore कर सकते हैं, but law के अंदर इसको classify कर दिया. So my humble submission with reference to this law is कि हमारी जो subordinate courts हैं वहाँ पे इसको बहुत परसुएसिवली मैटर्स को रेफर करना चाहिए ताकि जो आपकी कन्वेंशनल हार्डकोर लिटिगेशन है उससे बर्डन कोर्ट्स का बर्डन थोड़ा शेड ऑफ किया जाए. सर हर केस जैसे मसालियत का नहीं होता इस तरह हर केस लिटिगेशन का भी नहीं होता. एंड वी हैव सीन इन आवर प्रैक्टिसेस के बहुत कम वकला हजरात भी इस तरफ लेकर जाते हैं मैटर को. वी हैव रिसेंटली इनकाउंटर अ केस जहाँ पे हम एक एसआई से बात कर रहे थे और उनका भी कहना था कि ज़्यादा मामला तो आप लोग ख़राब करते हैं. जब हम मसालियत की कोशिश कर रहे थे वकील साहब कहते हैं नहीं छड्डो तुसी पर्चा दो या हम असी कोर्ट वेख लांगे. तो वी आर सेल्व्स आर ओवर बर्डनिंग द कोर्ट. आपको लगता है कि बतौर एक वकील हमारी ये ड्यूटी है कि अपने क्लाइंट को इस चीज़ की समझ दी जाए, उसको एडवोकेट किया जाए that you should opt for an option जहाँ पे आपकी मुसालियत हो सकती हो, जहाँ पे बैठ के मामला रिजोल्व हो सकते हो. अच्छा विशाल, आपने ना वर्ड मसालियत पे बहुत फोकस किया. ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डज नॉट मीन कि दोनों की जपियां और पपियां करवा दी जाए. ठीक है. इट मीन्स देयर इज एन ऑल्टरनेट मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. कन्वेंशनल मेथड इज चलान आएगा, फर्दर जुर्म लगेगा, शहादतें आएंगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जिबिट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट. दिस इज द स्पीडी वे. रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट उसके अंदर भी कन्विक्शन, इक्विटल, सेंटेंस है. इसके अंदर भी ये भी हो सकता है कन्विक्शन, सेंटेंस, इक्विटल एंड कंपाउंडिंग एज वेल एंड राजीनामा एज वेल. मसालियत भी हो सकती है. बट जब आप दोनों पार्टीज रेफर कर रहे हैं एडीआर को, सो वट एवर द रिजल्ट गिवन बाय दैट लॉ और दैट एडीआर फॉलोड बाय द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, और फिर उसके बाद लेजिस्लेचर ने यहां पे सेक्शन 15 में अपील और रिवीजन को बार भी इसीलिए किया है चूंकि भाई साहब आपके पास कन्वेंशनल मेथड था. यू ऑप्टेड फॉर स्पीडी एक्सपीडिशियस method, or with the person who was appointed ADR, a person who was appointed a judge to your dispute resolution was with the consensus of both the parties, then it should be settled. और इसको दोबारा अपीलों के अंदर, निगरानी के अंदर क्यों लेके नहीं जाना? ये हरगिज नहीं है कि नहीं जाते. आर्बिट्रेशन के, कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बहुत सारे मामला जाते हैं. इवन कि पाकिस्तान की जब आप बात करें, रेकोडेक वगैरह आपके सामने ही है कि वो उसमें एडीआर प्रोवाइडेड था और हमारी कोर्ट्स ने उसके साथ क्या किया और उससे पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ. बट दिस इज समथिंग कि जो पेटी मैटर्स के अंदर, आई वोंट से पेटी मैटर्स क्योंकि इट केटर्स 345 एक हैं दो बोथ. सो इन यानी द मैटर्स शुड बी रेफर्ड. एंड आई बिलीव कि इसमें पार्टीज का अपना भी बेनिफिट है कि एक्सपीडिटियस, स्पीडी उनको ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मिल रहा है. एंड सेकेंडली दे हैव मोर ऑप्शन टू एक्सप्लोर. अगर आप मनी मैटर को देखें तो आपको सजा तो मिल सकती है अदालत से, बट रिकवरी के लिए आपको दोबारा सिविल जाना पड़ेगा. बट इन दिस सिनेरियो यू हैव एन ऑप्शन कि आप बैठ के कोई इसमें मामला आपकी रिकवरी भी हो जाए, इस तरह के मैटर हो जाए. सो इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक दैट दिस लॉ इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू jurisprudence अंडर द क्रिमिनल अम्ब्रेला और नॉट? यस, क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी को अगर आप देखो तो ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलती. कन्वेंशनल ट्रायल हैं जिसमें मैजिस्ट्रियल है, कोर्ट ऑफ सेशन है, हाई कोर्ट है,
या आपके पास समरी ट्रायल्स हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी, मैंने कहा ना कि आई ट्राई टू फाइंड क्रिमिनलिटी इन एवरीथिंग। तो जब मैंने इसका कोड पढ़ा ना, तो जब मैंने सीआरपीसी पकड़ा तो मेरे कानों से वो खड़े हो गए थे। तो देन आई रेड दिस लॉ एंड इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस इसका फायदा भी है, बट अभी तक क्योंकि ये देखने के बाद 19 का लॉ यार 4 साल तो हो गए, तो आई सी नो केस इन दैट। मैं तो उसी पे आ रहा था कि मतलब 19 में तो शायद मेरा लॉ भी कंप्लीट नहीं हुआ था, बल्कि डेफिनेटली नहीं हुआ था, बट आपकी चूंकि इतनी माशाल्लाह हेल्दी प्रैक्टिस है, तो हैव यू एवर कम अक्रॉस द केस जहाँ पे नो नो, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट कि गवर्नमेंट का मसला है कि ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री बना देते हैं, हर चीज़ के ऊपर हमारे पास लॉ मौजूद है, सेंसिटाइजेशन नहीं है, हमें भी केस लॉ रिसर्च करते वक्त मिल गया, बट आम पब्लिक तक तो इसकी अवेयरनेस छोड़े, मेरा ख्याल है वकीलों को भी इसकी अवेयरनेस उसके लिहाज से नहीं, नहीं जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं वी आर इग्नोरेंट ना, मेरे से बड़ा इग्नोरेंट कौन हो सकता है जिसको 4 साल लगे इसको ढूंढने में। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ignorance of law is no excuse. If the law exists, the presumption is you know it. So फिर हाँ कुछ सेंसिटाइजेशन नहीं है। अब आपके सामने हम इसको अब आगे एडवोकेट करते हैं, लेट्स सी कि कोई केसेस आए जो रेफर हो फौजदारी मैटर्स जो है। डेफिनेटली, एंड आई होप कि इस चीज़ से लिटिगेंट्स और लॉयर्स दोनों को बेनिफिट हो, कोर्ट्स भी थोड़ी ओवर जो बर्डन हुई है उनका बर्डन थोड़ा कम हो, ताकि जो इंसाफ की फरामी है वो ज़्यादा हो सके। सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज वंडरफुल हैविंग कन्वर्सेशन विद। थैंक यू।